वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। खंड शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम आपका कल होना है। काफ़ी सारे एस्पिरेंट आज ही अपने एग्ज़ाम सेंटर्स को निकल चुके होंगे और आपका रिवीजन भी लगभग अब हो ही चुका होगा। और जो लोग रिवीजन अभी भी कर रहे हैं तो आप आज के दिन जो है करंट अफेयर्स का रिवीजन ज़रूर कर लें। करंट अफेयर्स आपको अक्टूबर 2019 से लेकर जून 2020 तक के करंट अफेयर्स ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। और उसके रिवीजन के लिए 2 दिन पहले हमने टेलीग्राम चैनल में ई दृष्टि की पीडीएफ जो कि जून 2019 से लेकर जून 2020 तक के करंट अफेयर्स की अपलोड की थी, उससे आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। एक एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा उन क्वेश्चंस को। और इसका रिवीजन आप अगर चैनल पर करना चाहते हैं तो एक वीडियो और आ जाएगा आज करंट अफेयर्स का, जिसमें अक्टूबर 2019 से लेकर जून 2020 तक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो शामिल करके आपको रिवाइज करा देंगे। वक्त हो तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल देखेंगे। विज्ञान के जो 100 क्वेश्चंस थे उनको यहाँ कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? एक ही विषय में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। या ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित में से किसने भौतिकी यानी फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो इनका नाम आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जॉन बार्डीन। जॉन बार्डीन जॉन बार्डीन एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको फिजिक्स यानी भौतिकी के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एक बार तो प्रथम बार यानी पहली बार जॉन बार्डीन को 1956 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स में। लेकिन किसकी खोज के लिए? ये याद रखिएगा, ये खोज भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रांतिकारी खोज है ये। तो ये ट्रांजिस्टर की खोज के लिए जॉन बार्डीन को पहली बार फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था साल 1956 में। लेकिन इनके साथ 2 व्यक्ति और थे, कंबाइंडली 3 व्यक्तियों को दिया गया था। तो इसमें एक थे विलियम शॉकले, इनके साथ जॉन बार्डीन के साथ विलियम शॉकले थे और वाल्टर ब्राटेन। ये तीनों को जो है ट्रांजिस्टर की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो एक बार तो जॉन बार्डीन को 1956 में मिल चुका है। दूसरी बार इनको साल 1972 1972 साल 1972 में 2 अन्य वैज्ञानिकों के साथ में फिर से फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया। इस बार जो है इन्होंने थ्योरी दी थी सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर, ठीक है, थ्योरी ऑफ कन्वेंशनल सुपर कंडक्टिविटी, जिसको हम बीसीएस थ्योरी बोलते हैं। तो बीसीएस थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? ये भी याद रखिएगा, जॉन बार्डीन के द्वारा। इन दोनों की खोज के लिए इनको 2 बार फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। जॉन बार्डीन कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही पूछ सकता है, ये ट्रांजिस्टर इतना इंपॉर्टेंट ये डिवाइस है, ये आजकल के हमारे जो पास कंप्यूटर हैं, चाहे आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आप चलाते, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाते हैं, सब में ट्रांजिस्टर्स का ही इस्तेमाल है पूरी तरह से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर सेकंड अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? विभिन्न विषयों में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही लग रहा होगा। पिछला क्वेश्चन जो है एक ही विषय में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, और यहाँ पर 2 विषयों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्यों है? यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, इसलिए है। तो मैडम क्यूरी का नाम आप जानते हैं, मैडम क्यूरी, ऑप्शन ए। मैडम क्यूरी को जो है, ये आपसे एक क्वेश्चन आता है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली फर्स्ट महिला भी मैडम क्यूरी ही थी, और इन्होंने जो है 2 सब्जेक्ट में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला भी और एकमात्र महिला भी यही थी, ठीक है। तो मैडम क्यूरी को साल 1903 में पहली बार जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था, नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स में दिया गया था। फिज़िक्स में इनको मिला था इनके पति के साथ में, हेनरी बैकुरल के साथ में। और जब इन्होंने खोज की थी किसकी? रेडियो एक्टिविटी की। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ये भी आप अब आराम से बता सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, जो रेडियो एक्टिविटी हम पढ़ते हैं, और कितना ज़्यादा इस्तेमाल है इसका। 1911 में एक बार, अगली बार इनको 1911 में दिया गया था। 1911 में इन्हें केमिस्ट्री के लिए दिया गया था, ठीक है। तो दोनों को याद रखेंगे। केमिस्ट्री में तो जो रेडियन होता है, ठीक है, रेडियन की खोज के लिए इनको दिया गया था। तो ये दोनों ही आप याद रख सकते हैं बहुत आसानी से। तो मैरी क्यूरी वॉज द फर्स्ट वीमन टू विन नोबेल प्राइज
द फर्स्ट पर्सन टू विन 2 नोबेल प्राइजेस, द ओनली वुमेन टू विन इन 2 फील्ड्स एंड ओनली पर्सन टू विन इन मल्टीपल साइंसेस। ठीक है, ये नोबेल प्राइजेस की इनकी कैटेगरी हुई है अलग अलग तरह से। तो मैडम क्यूरी। अगला सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा, सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? जो सूर्यमुखी का जो सनफ्लावर होता है, इसकी खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है या उपयुक्त होती है? तो इसमें जो है रेगूर मिट्टी जो है, रेगूर मिट्टी सूर्यमुखी की खेती के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, किस महीने में? तो लखनऊ महोत्सव को जो है नवंबर दिसंबर में जो है इसको मनाया जाता है। और ये जो है जो लखनऊ का कल्चर, आर्ट एंड कल्चर है, इसको प्रमोट करने के लिए, टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए इसको मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और ये साल 1970 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ रहा है। इसको आप बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है, ये केमिकल फार्मूला है, वो होता है NaHCO3। आप जानते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, विज्ञान की कौन सी शाखा जो है ट्यूमर के बारे में बताती है? यानी ट्यूमर की स्टडी के लिए कौन सी विज्ञान की शाखा होती है? तो ये होती है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी ऑप्शन बी। देखिए सॉरी, यहाँ ऑप्शन सी है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी इंग्लिश में आप इस तरह से लिखेंगे इसको, ऑन्कोलॉजी। तो ये जो है या तो कैंसर और ट्यूमर, कैंसर या ट्यूमर के उपचार या फिर उससे संबंधित जो साइंस होता है वो ऑन्कोलॉजी में ही आता है। ठीक। ऑस्टियोलॉजी की बात करें, ऑस्टियोलॉजी जो होती है, ऑस्टियोलॉजी ये साइंस होता है स्टडी ऑफ सॉरी, ये होता है किसकी? हड्डी जो होती है हमारी, बोन्स की स्टडी होती है। ठीक है, स्टडी ऑफ बोन्स ऑस्टियोलॉजी में आता है। अगला है एनाटॉमी। इसमें ह्यूमन बॉडी जो होती है हमारी, इसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसमें? एनाटॉमी में। यूरोलॉजी में यूरिन से संबंधित, जो पेशाब से संबंधित बीमारी होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें ऑन्कोलॉजी सही आंसर रहेगा। जो ट्यूमर और कैंसर के उपचार का अध्ययन इसमें किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। और देखिए यहाँ पर इस सवाल का आंसर, उत्तर प्रदेश राज्य का जो क्षेत्रफल है उसके कुल कितने भाग पर जो है वनावरण यानी फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है? ठीक है, टोटल फॉरेस्ट कवर बताने हैं, यूपी पर कितना है हमने डिस्कस किया था। अगर आप इंडिया का देखते हैं तो इंडिया का टोटल जो फॉरेस्ट कवर था वो कितना था? 24.56%। ठीक है, इतना था। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी का इसमें से कितना है? 6 पॉइंट, याद रखिएगा 6.86%। 2019 की जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, 2019 की इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग यूपी का जो कुल एरिया है उसका 6.86% एरिया पर क्या है? ये फॉरेस्ट कवर है। हमने एक डेटा और डिस्कस किया था आपको, जिसमें हमने यूपी का 6.15% बताया था। ठीक है, अगर आपको रेंज में क्वेश्चन करेगा तो आपको इतना ज़रूर फॉलो करना है और आपको एग्जैक्ट आंसर पे पहुंचना है। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है जो आपकी ISFR 2019 के अकॉर्डिंग यूपी में इतने क्षेत्र पर जंगल हैं, यानी वन है, वनावरण है। ठीक है, तो ये आपको ये डेटा ज़रूर याद रखना है, यूपी वाला। ठीक है, यूपी वाला आ सकता है, यूपी के करंट में पूछ सकता है, स्टार्टिंग में भी आपको इससे जोड़कर पूछ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर है इसका। लगभग 6.88% या 6.86%। ऑप्शन में वो वेरी कर सकता है, बट इसके आसपास के आंसर को ही आपको चुन लेना है। ठीक, अगला सवाल देखेंगे, एग्जैक्ट आंसर आपको यही याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर अगला रहेगा, उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? इसका आंसर आप कर सकते हैं NCR का ये क्षेत्र है। तो NCR में कौन सा रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है स्थापित की जा रही है? ये है नोएडा। अगर आप कभी नोएडा गए हों तो आपने देखा होगा इसका पूरा नाम अब लिखा आता है, या कभी मेट्रो स्टेशन पे गए हों तो वहाँ से देखा होगा आपने, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से
आपको मिलेगा। तो नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जो नोएडा है उसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, किसको, यूपी में। अगला सवाल देखिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एक सवाल इसके जैसा और पूछता है कि भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है। तो बैंगलोर जो है, कर्नाटक का जो बैंगलोर है, बैंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आईटीज कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कंपनी है वो सबसे ज़्यादा है। आईटी क्षेत्र का ये हब कहा जाता है बेंगलुरु, इसलिए सिलिकॉन वैली कहते हैं किसको, बैंगलोर को। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कौन सा हो जाएगा, नोएडा होगा। अगला सवाल, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से किस व्यक्ति को सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये भारत रत्न, और इसमें जो फर्स्ट अवार्डिंग है और जो लेटेस्ट है बिल्कुल करंट के, उनको पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछता है नोबेल के बारे में, ऐसा ही ये पूछता है भारत रत्न के बारे में। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है ये, और ये देश का, हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। साल 1954 में ये पहली बार इनका जो है वितरण किया गया था। साल 1954 में 3 व्यक्तियों को एक साथ दिया गया था भारत रत्न। कौन कौन थे ये? थे इसमें सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, याद रखेंगे, तीनों नाम याद रखने हैं, सी राजगोपालाचारी। दूसरे व्यक्ति इनके साथ थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर अगले की बात करें, और नेक्स्ट थे डॉक्टर, अगले थे डॉक्टर चंद्रशेखर, डॉक्टर सी वी रमन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन या सी वी रमन। इन 3 व्यक्तियों को दिया गया था सबसे पहली बार साल 1954 में भारत रत्न। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। सी वी रमन है सिर्फ ऑप्शन में यहाँ पर आपको, ठीक है। तीनों को कंबाइंडली भी दे सकता है, तो तब भी आप आंसर आराम से चुन लेंगे, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है कि सी राजगोपालाचारी को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था, ठीक। तो ये आपको तीनों नाम याद रखने हैं, डॉक्टर सी वी रमन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी। इन तीनों व्यक्तियों को साल 1954 में प्रथम भारत रत्न दिया गया था। ये 3 व्यक्ति थे प्रथम भारत रत्न पाने वाले। तो किसी एक का नाम देकर भी आपसे पूछ सकता है। अगर लेटेस्ट पूछें 2019 का किसको दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। 2019 का भी 3 व्यक्तियों को ही दिया गया है। कौन कौन है इनका नाम आप जानते हैं, नानाजी देशमुख हैं। ये कौन है, नानाजी देशमुख। ये जस्ट फॉर रिवीजन है आपके लिए सारी चीज़ें, ठीक है। नानाजी देशमुख है, और इसमें जो है अगले कौन है, प्रणब मुखर्जी हैं, और कौन है नेक्स्ट वन, कौन है, भूपेंद्र कुमार हजारिका, ठीक है। तो आप आंसर कर लेंगे। जो लेटेस्ट 2019 के भारत रत्न मिला है वो 3 व्यक्ति को, नानाजी देशमुख है, भूपेन हजारिका हैं और प्रणब मुखर्जी हैं। अगले सवाल की तरफ चलेंगे अपने। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा, उत्तर प्रदेश वन निगम, उत्तर प्रदेश वन निगम या उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी। यूपी फॉरेस्ट कॉरपोरेशन या उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी में पूछ सकता है, यूपी के स्टैटिक जीके के हिस्से में पूछ सकता है। तो 25 नवंबर साल 1974, एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 25 नवंबर साल 1974 को स्थापित किया गया था उत्तर प्रदेश का वन निगम। अगला सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा, योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया था। इसको जानते हैं, ये है नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था नीति आयोग। किसकी जगह पर, प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के स्थान पर। ये क्वेश्चन हम इसके बारे में, नीति आयोग के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पीडीएफ वगैरह भी आपको सब दिए गए थे। देखिए जितने भी सारे हमने पीडीएफ आपको अभी तक प्रोवाइड कराए हैं वो सब आपने रिवीजन कर लिए होंगे, इसीलिए आपको दे दिए गए थे, ताकि अगर आपको वीडियो से जो लोग रिवीजन नहीं करना चाहते नोट्स के थ्रू और पीडीएफ के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। सवाल नंबर अगला बहुत पूछा जाता है, रिपीट होता है, क्वेश्चन कॉमन है आपके लिए। जो गोबर गैस होता है या बायोगैस, गोबर गैस या बायोगैस में मेनली कौन सा कंपोनेंट सबसे ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, इसमें मीथेन यानी CH4 सर्वाधिक होती है, लगभग 75% इसमें मीथेन होती है,
और साथ ही क्या होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो गोबर गैस या बायोगैस में जो कंपोजिशन है इसका मेन घटक कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। सवाल नंबर अगला देखेंगे। सवाल नंबर अगला देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इसके रचयिता कौन है? जानते हैं आप इनको? ये हैं मोहम्मद इकबाल। इन्होंने ही लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। नेक्स्ट देखें। सवाल नंबर अगला रहेगा, चंद्रप्रभा मृगवन। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? यूपी में है, यूपी के चंदौली में है ये। चलिए अगला सवाल देखेंगे। तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात कर रहा है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है यूपी के। अगला सवाल। सवाल नंबर अगला देखिए, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन अवार्ड जो है किस फील्ड, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार तो दिए जाते हैं जो स्पोर्ट्स है, खेलकूद के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट या अद्वितीय योगदान देने वाले खिलाड़ियों को दिए जाते हैं ये, और ये सभी तरह के खेल इसमें शामिल किए जाते हैं। एक सवाल आता है कि अर्जुन पुरस्कार किस मंत्रालय के अधीन आता है, किस मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे। ये कौन सी मिनिस्ट्री है? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये अवार्ड्स जारी किए जाते हैं, अर्जुन अवार्ड्स। पूरी लिस्ट आपको एक पीडीएफ में है वो दी गई है, उसको ज़रा इनको देख लीजिएगा। क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, टेनिस के लिए किन किन खिलाड़ियों को मिले, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग खिलाड़ियों को मिलते हैं। तो अर्जुन अवार्ड संबंधित है किससे? स्पोर्ट्स से। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा, भारत में भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये भारत कोकिला है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है कौन? सरोजनी नायडू। ये कॉमन क्वेश्चन है आपके लिए। और लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है? वो स्वर कोकिला है। भारत कोकिला कौन है? सरोजनी नायडू है। नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, ये स्टैटिक भी है, करंट भी हम डिस्कस करते चल रहे हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये भारत का सबसे बड़ा सिनेमा के भारत में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो इंडियाज़ हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा, जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है फिल्म के, भारतीय सिनेमा के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो व्यक्ति योगदान देता है उसको दिया जाता है। तो ये है, इसमें ऑप्शन डी रहेगा, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है ये। पहली बार कब दिया गया था? क्वेश्चन पूछता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किए गए थे? ये फर्स्ट अवॉर्डेड 1969 में। और पहली विनर कौन थे इसके? देविका रानी। देविका रानी जो है, देविका रानी, इनको पहली बार जो है दादा साहेब, या इनको प्रथम जो है दादा साहेब पुरस्कार दिया गया था। और लेटेस्ट की अगर आप बात करें 2018 में किसको मिला है? जो लेटेस्ट विनर है इसके वो है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को मिला है ये, तो याद रखेंगे। ठीक है, लेटेस्ट या फिर अभी जो है 19 में किसको नहीं मिला है, लेकिन 2018 में अमिताभ बच्चन जी को मिला था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो इसमें आपको याद रखना है 1969 में पहली बार देविका रानी को मिला था ये पहला प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और अभी जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट में ये 2018 का है। 2018 का ये कौन सा है? 66वां है, 66th। ठीक है, और इनसे पहले 2017 में किसको मिला था? विनोद खन्ना को मिला था 65वां। उनसे पहले किसको मिला था? विश्वनाथ को मिला, के विश्वनाथ को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपने। एक स्टैटिक क्वेश्चन और बनता है आपके लिए, जो भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये भी याद रखेंगे आप, 29 अगस्त को, यानी 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। इम्पॉर्टेंट है ये। किसकी स्मृति में किया जाता है ये? जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, हॉकी के जादूगर कौन कहे जाते हैं? जो है मेजर ध्यानचंद। इनकी जयंती को ही हम जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? यानी जो हेल्दी पर्सन होता है उसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? सवाल नंबर नेक्स्ट है, इसके जैसा एक क्वेश्चन हमने किया था। तो जो हेल्दी बॉडी होती है ह्यूमन की, या एक एवरेज टेम्परेचर बताना है ह्यूमन बॉडी का, एक स्वस्थ व्यक्ति का, उसकी स्वस्थ व्यक्ति की बॉडी का जो टेम्परेचर है कितना होता है? तो इसको तीन तरह से क्वेश्चन ऑप्शन फ्रेम करता है इसके। तो यहाँ पर हमने तीन पैमाने पढ़े थे। एक तो सेल्सियस पढ़ा था,
डिग्री सेल्सियस, एक क्या था डिग्री फ़ारेनहाइट, एक केल्विन। ठीक है, ये तीनों पढ़े थे हमने, और तीनों में अलग अलग पूछ लेता है आपसे। कन्वर्जन इनका आपको करवाया हुआ था हमने पर्यावरण के कोर्स में, आपने देखा भी होगा। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है, ऑप्शन में अगर सेंटीग्रेड में देगा आपको, तो सेंटीग्रेड में ऑप्शन में आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड देगा। ऑप्शन में अगर 37 डिग्री नहीं देगा, सेल्सियस की बात चल रही है, तो 36.9 डिग्री सेल्सियस देगा। ठीक है, सेंटीग्रेड में ऑप्शन में देख लीजिए। अगर आपसे पूछे डिग्री फ़ारेनहाइट में, कभी भी क्वेश्चन को और ऑप्शंस में डिग्री फ़ारेनहाइट में सेट करता है, तो फ़ारेनहाइट स्केल पे यही टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होता है? ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ठीक है, इतना होता है। और केल्विन में इसी को देगा, केल्विन में इसी को देगा, तो ये 310 केल्विन होता है। ठीक है, 310 केल्विन। ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए कौन सा है। ये जो है यूनिट आपको यहाँ कंसीडर करनी होगी कौन सी है। पहला तो ऑप्शन नहीं है। सेकंड देखिए 98.6, आगे क्या बोला है, यहाँ है तो सही लेकिन सेंटीग्रेड बोला है। अगर ये फ़ारेनहाइट होता तब ये आंसर हो जाता, ये तो सेंटीग्रेड है नहीं। सेंटीग्रेड में तो ये 37 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, सेंटीग्रेड स्केल को ही सेल्सियस स्केल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। पहले इसका नाम सेंटीग्रेड था, अब सेल्सियस इसको बोला जाता है। 39 तो नहीं होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपने देख लिया है। इसमें किसी में भी आपको ऑप्शन बना करके दे सकता है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, सवाल नंबर अगला रहेगा, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समस्या भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? याद रखेंगे कि दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ होती है ये ग्रीष्मकाल में। और शीतकाल की बात करें तो शीतकाल में ये रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, इधर से जब इधर को जाएंगे तो ये किस में है, ग्रीष्मकाल में है, और शीतकाल में ये रिवर्स हो जाएगी। शीतकाल में उत्तर पूर्व से लेकर के किस में हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, ह्यूमन राइट्स डे या मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर कर लेंगे इसको। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अगला देखें, अगला दिवस रहेगा नेशनल वोटर्स डे, मतदाता दिवस या राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये है 25 जनवरी को। याद रखेंगे 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस या नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये कर चुके हैं हम क्वेश्चन, यूरेनियम है ये, ऑप्शन बी। अगला सवाल नंबर अगला देखिए, जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड का पीएच कितना होता है? पीएच वैल्यू ब्लड की कितनी होती है? अब इसमें जो है पीएच का वो भी पूछ लेता है कि फुल फॉर्म क्या होता है। ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसको बोलते हैं हम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच। तो इसका पीएच मान किसी भी केमिकल का या किसी भी पदार्थ, किसी भी तत्व का जो पीएच वैल्यू होती है, उसके द्वारा हम ये बताते हैं कोई भी पदार्थ एसिडिक है या बेसिक है, यानी अम्लीय है या फिर वो क्षारीय होता है। ये नेचर बताता है किसी भी पदार्थ का। तो अगर पीएच की वैल्यू 7 होती है तो वो होता है न्यूट्रल, उदासीन माना जाता है वो। पीएच वैल्यू अगर 7 से कम रहेगी पीएच वैल्यू, तो एसिडिक होगा वो पदार्थ। ठीक है, वो द्रव। और इधर अगर 7 से ज़्यादा होगी तो वो बेसिक होगा। अगर हम बात करें किसकी, ब्लड की, तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू होती है, इसे हाइड्रोजन की सांद्रता बोलते हैं। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की सांद्रता। तो 7.3 से लेकर 7.5 के बीच में होती है, जो स्लाइटली कहाँ हो गया, बेसिक है। यानी ब्लड क्या है, एक क्षारीय है। ठीक है, ब्लड क्या है, क्षारीय होता है रक्त, तो इसको याद रखेंगे। तो ब्लड इज स्लाइटली बेसिक। ठीक, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, सवाल नंबर अगला है, काफ़ी पूछा जाता है, कॉमन है। मलेरिया परजीवी का नाम क्या होता है? मलेरिया पैरासाइट का नाम क्या होता है? तो मलेरिया पैरासाइट होता है ये प्लाज्मोडियम, आप जानते हैं इसको। तो मलेरिया जो प्लाज्मोडियम होता है, जो एक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है, ठीक है, इसके शरीर पर ये रहता है। और जब ये डंक मनुष्य के शरीर में पहुंचता है, इसका किसका, एनाफिलीज मच्छर का, तो ये डंक के द्वारा ये प्लाज्मोडियम जो है मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है। तो मलेरिया रोग जो है एनाफिलीज मच्छर के द्वारा संचारित, एक तरीके से संचारित होता है। प्रसार जो होता है फैलता किसकी वजह से है, मच्छर मादा एनाफिलीज इसका जो है वाहक होता है। यानी
इस प्लाज्मोडियम पैरासाइट को कैरी करता है और जब वो मनुष्य को काटता है तो ये जो प्लाज्मोडियम है मनुष्य के शरीर में इंजेक्ट कर देता है इसको। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला, ये सवाल अभी देखा था हमने, बायोगैस में निम्नलिखित क्या होता है। बायोगैस में या गोबर गैस में अभी हमने देखा था मीथेन होती है 75% और इसमें क्या होती है उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा कुछ अन्य गैसें भी होती हैं बट मेनली दो कंपोनेंट हैं इसके, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों को याद रखेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर अगला है, कार्बन का वह अपरूप कौन सा है जो विद्युत यानी ऊष्मा का सुचालक होता है और उत्तम ल्यूब्रिकेंट भी होता है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप जान रहे हैं। जो कार्बन है इसके जो एलोट्रॉप होते हैं, इसके जो अपरूप होते हैं, एक तो होता है डायमंड यानी हीरा और एक होता है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल आप बताया जो ड्राई सेल्स होते हैं सेल में इस्तेमाल किया जाता है ग्रेफाइट को। ठीक है, और इलेक्ट्रोड के रूप में भी हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल कर लेते हैं और इसको ग्रेफाइट को इस्तेमाल हम जो बड़ी मशीनें होती हैं, ठीक है, उसमें ल्यूब्रिकेंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये ग्रेफाइट है, इसका आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला देखेंगे, सवाल नंबर अगला देखिए, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है, वन ऑफ द एक्शन अकरिंग इन प्लांट्स विच कैन रिड्यूस द टेम्परेचर। तो देखिए एक ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है वाष्पोत्सर्जन का। जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के बाद में जो पौधे के प्लांट के अंदर जो पानी बचता है, वाटर बचता है, उसको वेपर बन के यानी जलवाष्प बन के उड़ जाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यही प्रक्रिया से क्या होता है, तापमान जो वृद्धि होती है इस पर नियंत्रण होता है इस प्रोसेस के थ्रू। तो ऑप्शन बी रहेगा। सवाल नंबर अगला है, हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का शमन किस बीमारी के द्वारा होता है। यानी जो ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो किस बीमारी के तहत नष्ट हो जाती है। इसको जानते हैं, ये है एड्स। एड्स बीमारी जब होती है, जिसको होती है, तो उसका इम्यून सिस्टम उसके शरीर का खत्म हो जाता है। एक तरीके से प्रतिरोधी तंत्र का एक तरीके से शमन, सप्रेशन, या एक तरीके से उसको कम कर देती हैं। तो इसका एड्स का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसमें जो है रोगी के जो शरीर है उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। जो भी बीमारी है उसको फिर उसका इलाज पॉसिबल नहीं हो पाता है, एक तरीके से वो उसकी बॉडी में जो उस बीमारी से लड़ने की ताकत है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट चलेंगे, सवाल नंबर अगला है, ऊर्जा का सिक्का या कॉइन ऑफ एनर्जी इनमें से कौन कहलाता है। ये होता है एटीपी। डायरेक्ट याद रखेंगे, एटीपी को ही कहा जाता है कॉइन ऑफ एनर्जी ह्यूमन बॉडी में। और इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अगला सवाल, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम, मनुष्य में जो लाल रुधिर अणु होते हैं, ये रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, इनका जीवन काल कितना होता है। तो 120 डेज होता है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज, 120 डेज, ऑप्शन सी। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, केंचुए का जो उत्सर्जी अंग है यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसका कौन सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रीडा। जो है ये नेफ्रीडा जो है इसका क्या है, उत्सर्जी अंग होता है केंचुए का। सवाल नंबर अगला है, पौधों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वो क्या कहलाती है। मिट्टी के अंदर जो प्लांट है, इस प्लांट की जो रूट्स हैं और रूट्स हेयर जो होते हैं, आपको पता है ये रूट हेयर जो हैं इस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इस पानी को एब्जॉर्ब करके इस स्टेम तक पहुंचा देती हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओस्मोसिस या परासरण। ऑप्शन डी, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में शामिल है। ऑस्मोसिस यानी परासरण इसको हम बोलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर अगला रहेगा, निम्नलिखित में से वो पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों का भक्षण या कीटों को पकड़ लेता है या खा लेता है। तो इसमें देखिए यूट्रिकुलेरिया जो है, यूट्रिकुलेरिया ये क्या होता है, एक ब्लैड वर्ट होता है। ये यही क्या करता है, कीड़े मकोड़ों को खाता है ये पौधा। और ड्रोसेरा के नाम से भी मिल सकता है ऑप्शन में, ये ड्रोसेरा, ये भी याद रखिएगा, ड्रोसेरा। ठीक, तो ये क्या है, कीट भक्षी हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर अगला क्या रहेगा, कोशिका के निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। कोशिका में निम्न में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल। लाइजोसोम, डायरेक्टली याद रखिएगा लाइजोसोम, यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ही गलती से टाइप हुआ है। तो ये लाइजोसोम इसका आंसर होगा, लाइजोसोम, ऑप्शन डी। अगला सवाल, सवाल नंबर अगला देखेंगे, कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं।
यदि वे फल भक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से ना गुजरें, इसका कारण क्या होगा? देखिए, जो कुछ पौधे होते हैं उनके बीजों का जो आवरण लेयर होती है ना बाहर वाली बीज की, तो वो ज़्यादा हार्ड अगर होती है, इसकी वजह से उनका अंकुरण या वो एक तरीके से जैसे आप मिट्टी में डाल देते हैं गेहूँ, तो ये ऐसे एक तरीके से फूटने लगता है, फूट कर ये अंकुरित हो जाता है एक तरीके से, है ना। तो कुछ पौधों के बीज इस तरह के होते हैं, उनका जो आवरण है बाहर की लेयर बहुत ज़्यादा कठोर होती है और उनका अंकुरण नहीं हो पाता है, वो अंकुरित ही नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे बीज जब कभी पक्षी द्वारा खाए जाते हैं और वो उनके पाचन होने के बाद में उनके बीज का जो आवरण था, जो हार्ड था, वो पतला हो जाता है या नष्ट हो जाता है एक तरीके से। तो इस वजह से जो है वो बीज आसानी से अंकुरित हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? देखें, सीड कोट इम्परमेबिलिटी, ठीक है। सीड कोट इम्परमेबिलिटी, बीज आवरण अपारगम्यता इसका कारण होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सवाल नंबर अगला रहेगा, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 वाट आवर इज इक्वल टू कितने जूल्स के बराबर होता है? तो याद रखिएगा, ये 1 वाट आवर या 1 वाट घंटा 3600 जूल के इक्वल होता है। 3600 जूल के इक्वल होता है, ऑप्शन डी। सवाल नंबर अगला, और ये क्वेश्चन हमने अभी अभी जस्ट देखा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे कि भारी मशीनों में किसको ल्यूब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट को ही हम हैवी मशीन्स में ल्यूब्रिकेंट के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर अगला देखिए, जी का मान न्यूनतम कहाँ पर होता है? द मिनिमम वैल्यू ऑफ जी कहाँ पर है? मिनिमम बताना है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू या इसको बोलते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू जो है इक्वेटर जो होते हैं हमारे, ठीक है, विषुवत रेखा पर मिनिमम होती है इसकी वैल्यू, जी की वैल्यू। और ये मैक्सिमम कहाँ पर होती है? इसी सवाल में अगर मैक्सिमम करके पूछ लेगा तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होगी? तो पोल्स पर होती है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे ज़्यादा होता है और कोई भी व्यक्ति है उसका भार जो होगा ध्रुवों पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है, ऑप्शन ए। सवाल नंबर अगला रहेगा, डायनेमो। डायनेमो की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो डायनेमो या इसको हम जो है क्या बोलते हैं, जनरेटर भी बोलते रहे हैं, जनरेटर। तो इसकी खोज की थी माइकल फेराडे के द्वारा की गई थी। माइकल फेराडे ने खोजा था डायनेमो को। एक सवाल हो रहा था अलग से कि डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये मैकेनिकल एनर्जी होती है जिसे आप यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा, ये विद्युत ऊर्जा है। और ये क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है क्या? डायनमो। अब नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे, इसी से जुड़ा हुआ है, एक और क्वेश्चन बन जाता है कि ये किस सिद्धांत पर वर्क करता है डायनमो? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ये काम करता है। तो इसका आंसर रहेगा डी। सवाल नंबर अगला है, सामान्य वायुमंडलीय दाब या नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? तो ये होता है 760 mmHg। 760 mmHg होता है ये। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, सवाल नंबर अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? तो टाइटल्स या उपाधियों से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, सिंपली आपसे ये पूछ रहा है। तो आर्टिकल 18 जो है टाइटल्स से संबंधित है ये। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, डी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद और डिज़ाइनर कौन था? दिल्ली का आर्किटेक्ट बताना है, डिज़ाइनर कौन था? ये था एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, जो रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो तरंगे होती हैं, इनका वेलोसिटी कितना होता है? तो रेडियो वेव्स का वेलोसिटी होता है जो प्रकाश का वेग है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसी के इक्वल। तो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला रहेगा, पृथ्वी की संरचना में जो रासायनिक लौह तत्व है जो आयरन है, आयरन का कंपोजिशन अर्थ के कंस्ट्रक्शन में, अर्थ की बनावट में कितना होता है? तो इसको याद रखिएगा, अप्रॉक्सीमेटली 35%। तो इसकी रेंज आप याद रख सकते हैं, 32 से 35% जो होता है पृथ्वी की संरचना में वो आयरन यानी लौह तत्व होते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला देखेंगे,
हु वॉज द फर्स्ट पपेट मुगल एम्पर, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था। देखिए विज्ञान के ही इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, कल विज्ञान के भी हमने जीके जो स्टैटिक जीके हैं उसको भी डिस्कस किया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जहांदार शाह था, जहांदार शाह पहला जो है फर्स्ट पपेट या कठपुतली मुगल सम्राट बना अंग्रेज़ों के लिए। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये थे कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन ए। सवाल नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित देशों में से किस एक देश से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इसमें इक्वेटर जो है कितने कंट्रीज से पास होती है आपको बताना है। तो इक्वेटर जो लाइन है, जो विषुवत रेखा है, ये अर्थ पर, ये यहाँ मिलाकर ये लैंड पर, या फिर आप कह लीजिए किस पर, जो जल है महासागरों पर, या फिर ये लैंड वाले हिस्से पर किन किन देशों से जाती है, किन किन जगहों से जाती है। तो कुल मिलाकर ये 13 देशों से होकर के गुजरती है। इसमें कौन कौन से शामिल है, तो देखिए इसमें एक तो साओ टॉम एंड प्रिंसिप है, गैबन है, कांगो गणराज्य है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। ऑप्शन बी अगर आप देखें, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से भी होकर के जाती है, ये केन्या से भी होकर के जाती है, और ये कोलंबिया से भी होकर के जाती है। तो ये तीनों इसमें ठीक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे अपने। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिसे आप बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपने पद पर कब तक बना रह सकता है। तो इसका टाइम पीरियड होता है 4 वर्ष का कार्यकाल होता है, या फिर इसकी 62 वर्ष तक एज, सॉरी यहाँ पर 62 नहीं 65 होगा। चलिए तो देखिए इसका आंसर लास्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हमें लगा वही लास्ट ऑप्शन है। तो यहाँ देखिए 4 ईयर्स या 65 ईयर, या तो 4 वर्ष का कार्य पूरा करेगा अपना, अगर 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तो उससे पहले रिटायरमेंट हो जाएगा। तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है, अपने पद पर 4 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक बना रह सकता है। अगला सवाल नंबर अगला रहेगा, थट्टेगढ़ पक्षी अभयारण्य या थट्टेगढ़ बर्ड सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है, केरला में है। अगला सवाल, तो थट्टेगढ़ कहाँ पर हुआ, केरला में। इसका आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन। अगला देखें, ये सवाल स्टैटिक में बनता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 5वें स्थान पर है। पूरी लिस्ट करवाई थी हमने टॉप 10 कंट्रीज़ की एरिया वाइज में, एरिया वाइज टॉप 10 कंट्रीज़ विश्व के कौन से हैं। इसमें 5वें नंबर पे जो 5वीं पोजीशन पे आता है, इसका नाम भी हमने डिस्कस किया था। 2 कंट्री ऐसे हैं जो सेम पोजीशन पर आते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ब्राज़ील जो कंट्री है, ब्राज़ील क्षेत्रफल के हिसाब से ये विश्व के 5वें स्थान पर है। और ये किस में, एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज देखें तो पॉपुलेशन वाइज भी ये विश्व के 5वें स्थान पर आता है। अगर आप बात करें विश्व में जनसंख्या के मामले में और पॉपुलेशन के मामले में, थर्ड पोजीशन पर क्या आता है, यूएसए, पॉपुलेशन के मामले में भी और एरिया वाइज भी, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर आंसर करते हैं कि थर्ड पर जो है चाइना होता है, ना कि यूएसए। तो चाइना गलत है, चाइना जो है अलग अलग जगहों पर क्लेम करता रहता है, इसलिए उसका एरिया या अपने आप को थर्ड पोजीशन पर मानता है। लेकिन ऑफिशियली जो देखेंगे तो वो यूएसए यानी अमेरिका जो जनसंख्या के मामले में और क्षेत्रफल के मामले में विश्व का 3रा सबसे बड़ा देश है। ठीक उसी तरह ब्राज़ील विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, पॉपुलेशन वाइज भी और साथ ही एरिया वाइज भी, दोनों में ही। अगला सवाल नंबर अगला है, कृत्रिम सिल्क के रूप में सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है, कौन है ये सिंथेटिक फाइबर, ये होता है रेयान। ऑप्शन बी, रेयान सिंथेटिक फाइबर या फिर कृत्रिम सिल्क के रूप में इसको जाना जाता है। तो इस सेलुलोज से निर्मित होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपने। सवाल अगला क्या है, कौन सा कांच का प्रकार जो है ऊष्मा प्रतिरोधी है, हीट रेजिस्टेंट जो ग्लास है कांच कौन सा होता है। इसको भी आपको इसका आंसर हो जाएगा, देखिए पायरेक्स कांच जो होते हैं, जो पायरेक्स ग्लास होते हैं ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, ऊष्मा प्रतिरोधी पायरेक्स ग्लासेस होते हैं, ऑप्शन डी। सवाल नंबर नेक्स्ट है, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर या प्योर वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है, शुद्ध पानी का पीएच वैल्यू, ये आप जानते हैं 7 होती है। जिनकी पीएच वैल्यू 7 होती है द्रवों की, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। अगला सवाल नंबर अगला देखिए, कैल्शियम सल्फेट निर्जल या डिहाइड्रेट इस रूप में जाना जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4 2H2, इसको जिप्सम भी कहते हैं,
इसको जिप्सम भी कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही आंसर है इसका। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर अगला एक एसिड के बारे में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा एसिड पाया जाता है। यहाँ नींबू यानी लेमन में पूछा हुआ है, लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड होता है लेमन यानी नींबू के अंदर। लैक्टिक एसिड किस में होता है, ये होता है मिल्क में यानी दूध में। अगर हम बात करें मैलेइक एसिड, ये एक्चुअली मैलेइक एसिड होगा, तो मैलेइक एसिड होता है सेब में। ठीक है, एप्पल में होता है मैलेइक एसिड। ठीक है, मैलेइक एसिड। तो इसमें देखिए, और लास्ट में है टार्ट्रिक एसिड, ये होता है इमली के अंदर। ठीक है, इमली में पाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा या आर्टिफिशियल बारिश या रेन के लिए इसमें से क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर अगला है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है। तो इसमें बताना है, ये होती है जो स्टेम होता है, ये स्टेम ही क्या होती है, हल्दी होती है। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला रहेगा, निम्न में से भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार होते हैं टोटल, जो टीथ के होते हैं हमारे, हमने डिस्कस किए थे। तो इसमें जो मोलर होते हैं, मोलर दांत या चवर्ण जो दांत होते हैं, आर यूज टू च्विंग और ग्राइंडिंग द फूड। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो मनुष्य के जबड़ा जो हमारा होता है, इस जबड़े में निचले जबड़े और ऊपरी जबड़े दोनों में 16 यानी टोटल जाके 32 जो है 32 दांत होते हैं कुल। अब इसमें जो है, अगर हम बात करें किसकी, मोलर्स की, मोलर्स दांत जो होते हैं ये हमारे भोजन को चबाने के लिए काम में आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। सवाल नंबर अगला ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल या गति सबसे तेज़ होती है। ध्वनि की चाल यानी साउंड जो है किस में ट्रैवल करती है सबसे तेज़। तो ध्वनि की चाल अलग अलग मीडियम में जो है अलग अलग होती है। वैक्यूम में जो होती है, अगर इसकी बात करें वैक्यूम में, तो इसकी चाल 0 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, और आयरन में तो हमने देखा था, इनमें सॉलिड लिक्विड गैस में जो सॉलिड होते हैं उसमें सबसे तेज़ ध्वनि जो है ट्रैवल करती है। तो इसमें सॉलिड देख लीजिए कौन है, आयरन। तो आयरन में सबसे तेज़ होगी। ठीक है, आयरन में हो जाएगी सबसे तेज़, यानी लोहे में सबसे तेज़, यानी सॉलिड में सबसे तेज़। उसके बाद इसका नंबर आता है जल में। ठीक है, वाटर में सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे आता है किसमें, वायु में, एयर में। नेक्स्ट चलेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, एक ही समय में दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है। विच एनिमल कैन लुक टू वेज एट द सेम टाइम। तो ये गिरगिट होता है। ठीक है, गिरगिट देख सकता है एक ही समय में दोनों साइड। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, भारत की, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। 5 ईयर प्लान का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था फास्टर सस्टेनेबल मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। फास्टर सस्टेनेबल, लास्ट वाला देखेंगे, ये था फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये डायरेक्टली याद रखना है, ये इसका लक्ष्य था। ऐसे ही पूछा जाता है सीधे सीधे। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला देखेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी। 1998 में इसको स्टार्ट किया गया था। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना स्कीम जो है इंट्रोड्यूस की गई थी साल 1998 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखें। सवाल अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कौन सी हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं। तो आपसे डिस्कस किया था, छः सरकारी भाषाएं होती हैं यूनाइटेड नेशन की या यूएनओ की। कौन कौन सी हैं ये। अरेबिक होती है इसमें, अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। अब ऑप्शन में देख लीजिए, अगर ऑप्शन ए देखें इसमें, तो देखिए इंग्लिश है, फ्रेंच है, चाइनीज़ है, रशियन है, अरेबिक है, स्पेनिश है। 1 2 3 4 5 6, ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ की। ऑप्शंस में आपको 3 3 करके भी दे सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़, रशियन, अरेबिक एंड स्पेनिश, ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं किसकी, यूनाइटेड नेशन की। सवाल नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किसके प्रोत्साहन देने के लिए साल 1995 से मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी। मिड डे मील योजना
किसके उद्देश्य से चलाई गई थी? तो ये 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई थी ये योजना। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के जो सरकारी स्कूल होते हैं, राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, उनमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या है, ये दोपहर के भोजन का इंतज़ाम। एक्चुअली इसमें प्राथमिक शिक्षा का क्या है, सार्वभौमिकरण या फिर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन करना इसका मेन फोकस था। अगला देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड या बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इनमें से कौन सी होती है? तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का, ये बैकबोन है, ये ऑप्शन डी। सवाल नंबर अगला रहेगा, इकोनॉमिक सर्वे जो है किसके द्वारा या आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये पब्लिश की जाती है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, हंटर आयोग या हंटर कमीशन किसके विकास पर इसने अधिक बल दिया था? तो कौन सी एजुकेशन थी ये? प्राइमरी एजुकेशन के लिए बनाया गया था हंटर कमीशन, याद रखिएगा। और ये हंटर कमीशन आयोग की स्थापना जो है ब्रिटिश काल में जो लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। अगला सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा, विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी हुई है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है मुद्रा राक्षस। सवाल नंबर अगला रहेगा, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन या स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये किस में आता है? ये शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। अगला चलिए, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस को रहने देंगे और एक करंट अफेयर का वीडियो हम लेंगे, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपके पास वक्त हो। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। अच्छा करिए आप अपने जीवन में, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको। बहुत आराम से चीज़ों को हैंडल करिए, और इंडिपेंडेंस डे की भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।